तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएन वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। कोर्ट में मामला, कई तरह के सवाल जवाब और एक टिप्पणी तो ये भी आई कि जब ये मामला था और हम इसकी सुनवाई कर रहे थे तो उसी दौरान आपको नया चुनाव आयुक्त क्यों चुनना था। खैर, ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन टीएन शेषन को याद किया गया और कहा गया कि उनके जैसा चुनाव आयुक्त चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि इतने सालों बाद अब फिर से देश के सुप्रीम कोर्ट को टीएन शेषन की याद आ रही है? एक्चुअली माननीय न्यायालय ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है वो उनकी अपनी जानकारी के आधार पर होगा। मैं देख रहा हूं, जब मैं था तब डॉक्टर आरसी गुहा ने इंडिया एट 70 कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर 70 साल आज़ादी के बाद इंडिया किसी बात पर गर्व कर सकता है तो वो गर्व कर सकता है हर बार समय पर फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर करना, और इससे बड़े क्रेडिट की बात इलेक्शन कमीशन के लिए हो नहीं सकती। दूसरी चीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भले ही चुनाव में कितना भी जद्दोजहद करें, कितना भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ जाता है तो वो उसे शिरोधार्य करती हैं, और ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर हमारे देश में जिस तरह से सफल हुआ है वो शायद ही किसी अन्य डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में देखने को मिलता हो। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग हमेशा से अच्छा काम करता रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2017-18 में इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि भले ही पार्लियामेंट ने संविधान की अपेक्षा के अनुरूप कानून बनाने में बहुत विलंब किया है, 67 साल हो गए अभी तक नहीं बना है, लेकिन हमें यह संतोष है कि अभी तक जितने भी सीईसीज आए हैं उन्होंने सतत रूप से फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर किए हैं। तो इन सब बातों के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए इस पूरी बहस को। जी ठीक है, ये आप कह रहे हैं वर्मा साहब। फिर ये क्योंकि तल्ख टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जैसा वो कह रहे हैं कि सभी सरकारें पसंद करती है कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखे। आप उनके नियुक्ति के तौर तरीकों पे भी सवाल उठाए हैं। अरुण गोयल साहब की तो फाइल ही मंगवा ली कि आप बताइए कि आपने ऐसा कैसे हुआ कि कल उन्होंने वीआरएस लिया और सब कुछ एक के बाद एक क्लियर होता चला गया। उन्होंने कहा कि ये तो बिजली की गति से हो गया और उनको नियुक्ति मिल गई अगले दिन ही। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस से आप खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया बने, वो चाहते हैं कि उसकी एक जिस कानून बनाने की जो बात कर रहे हैं संविधान का हवाला देके, और भी कई तल्ख टिप्पणियां आई। प्रधानमंत्री का नाम लेके उदाहरण दिया गया कि अगर मान लीजिए कभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री के लिए कोई एक्शन लेना पड़े तो क्या वो ले पाएगा। तो ये बातें उतनी सामान्य नहीं है जितनी शायद हमें लग रही है। वर्मा जी। हेलो। हाँ जी सर, आपसे सवाल। हाँ, अब देखिए, एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की इज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस पिटिशन के अनुसार नीड ऑफ द आवर जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। पीआईएल में ये भी मुद्दा उठाया गया है कि एपेक्स कोर्ट ऐसी डायरेक्टिव्स इशू करे जिससे कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इवॉल्व किया जाए, जिससे कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चुना जाए, उसकी प्रक्रिया डिफाइन की जाए। पिटीशन में जो मालूम होता है उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि उसमें ये कहा गया कि डिस्पाइट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2, नो लॉ हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट सो फार। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अनक्वालिफाइड लोग जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो भी अपॉइंट हो जाते हैं। और ये भी मुद्दा उठाया गया है कि
एक सजेशन पिटिशनर्स की तरफ से आया कि जो पैनल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और उसके बाद प्रोसेस जो है और इजी हो जाए। अब गवर्नमेंट ने इसमें ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि साहब जो प्रोसेस अभी तक अपनाया जा रहा था वो फेयर एंड इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इंक्लूजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है या किसी भी जुडिशल बॉडी का है, वो वारंटेड इस वजह से नहीं है कि दैट वुड इंक्रोच अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो दैट वुड अमाउंट टू एन ओवररीच एंड इट वुड इंक्रोच अपॉन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दीज इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिफीट करेगा। देयरफॉर अब इन दोनों तरफ की मुद्दे रखे गए हैं, बहस चल रही है। अब इसमें क्या आउटकम निकलता है, क्या होता है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय द। अब इस तरीके से इधर उधर की बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस वजह से और दोनों तरफ से अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी अराइज होगा आगे चल के, जो अपैरेंट मालूम होता है कि कोई लॉ नहीं है जिसका कोई वायलेशन हुआ या जिसका कोई उल्लंघन हुआ हो और किसी शख्स की फंडामेंटल राइट्स का भी इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ। तो वेदर any interference is warranted in these petitions or not, this question has also to be dealt with. So since the matter is before the Supreme Court and they are looking into every aspect of the matter, every कि कितना fair है, कितना independent है, that will all have to be seen. और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे directives government को issue किए जाएंगे to frame certain laws which would entail the fairness and independence of the appointment of these members of the election commission. Right. विराग गुप्ता भी हमारे साथ है। विराग जी, तो सरकार भी यही तर्क दे रही है कि ना तो उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है, ना कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको लेकर कुछ ये कहा जा सके कि ये गलत है। पुराने उदाहरण दिए गए हैं कि अक्सर इतनी तेजी से ही होता है। अगर ये अरुण गोयल साहब की नियुक्ति की बात करें सिर्फ, और सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल ये है कि आज तक कानून क्यों नहीं बना। तो क्या टेक्निकली कहीं किसी की कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बस टिप्पणियां हैं और फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है? देखिए, अच्छे विषय पर एक लचर तरीके से एक पूरी बात पे ये प्रसंग पर देश में बहस चल रही है जिसका लक्ष्य अच्छा है, लेकिन उसमें जो संवैधानिक बिंदु हैं उनका अभाव है। और इस पूरे मामले में 4 तरीके से इस पूरे पहलू को देखने से ज़रूरत है। पहला कि हमारा वैल्यू सिस्टम, क्योंकि कानून से ज़्यादा बड़ा, जैसा बार बार बात आ रही है, टीएन शेषन की बात आ रही है, इसका मतलब कि वैल्यू सिस्टम आज़ादी के बाद लोगों में, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो या सभी लोग हैं, उनको खूब तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, उसके बावजूद वो यस मैन की तरह क्यों काम करते हैं? तो क्या पद, पैसा और पावर उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए वो यस मैन के तौर पे काम करते हैं? ये पूरे देश में एक वैल्यू सिस्टम का एक संकट है। दूसरा पहलू सियासत है कि जब कानून मंत्री ने एक कॉलेजियम सिस्टम पर, जजों के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़े किए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। तो इसको जवाबी सियासत के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा एक ये भी पहलू है कि चुनाव आयोग में अधिकांशतः नौकरशाहों की भर्ती होती है, तो क्या जुडिशरी भी उसमें अपना हस्तक्षेप चाहती है पूर्व जजों का? ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू संविधान है कि अगर ये व्यवस्था ठीक करनी है तो ये कौन करेगा ठीक? तो उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत यह जिम्मेदारी संसद के पास है। और इसमें अधूरी बात यह है कि इसके बारे में 1991 में ऑलरेडी एक कानून बना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब उसमें 2 बातें हैं। एक बात, एक जगह आईएएस का जिक्र है, दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के लिए जो कानून बना है 1958 का, उसका जिक्र है। इसके लिहाज से आज भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो पावर्स हैं, जो रोल्स हैं, रिमूवल है, क्या उसके साथ दूसरे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी इक्विटी है या नहीं है? तो ये एक तीसरी बात है।
और चौथी सबसे बड़ी बात है जिसका पूरे देश में होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था व्यक्तिपरक होनी चाहिए कि व्यवस्थापरक। अब यहां से पूरी संकट की शुरुआत है कि देश के हर राज्य में सरकारों का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर चलता है कि फलाने की सरकार है, फलाने की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम पे चलता है। इसी तरीके से एक टीएन शेषन आते हैं, उसी आर्टिकल 324 के तहत वो जलजला मचा देते हैं, दूसरे लोग कोई काम नहीं करते हैं। अब हमको इसमें लोकपाल के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। लोकपाल के नाम पर पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ, सरकारें बदल गईं और उसके लिए कानून बना और एक कमेटी के तहत लोकपाल का अपॉइंटमेंट भी हुआ। 2013 में उसमें कमेटी बनी, लेकिन लोकपाल का क्या हश्र हुआ? लोकपाल ने क्या किया? जब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि टीएन शेषन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कभी किसी ने निर्णय लिया था तो हाईकोर्ट के जज ने लिया था। उसके बाद इमरजेंसी के बाद कितने जजेस ने एक ऐसा साहस दिखाया है कि सिस्टम के खिलाफ वो बोल सके। तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय संकट की बात है और इस बहस से अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन इसको बड़े स्केल पर ले जाने की जरूरत है। ठीक है उमाकांत जी, शायद यही सवाल मेरे जहन में भी था कि